नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और अलंकार के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल्ड पढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, यूपी एसआई है, यूपी राजस्व लेखपाल है, यूपी पुलिस है, ये तमाम जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण होता है और उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें चाहिए कि इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर समझते हुए देखें। तो आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ और कहना है कि इससे पहले मैं समास के बारे में काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, तो आप एक बार जाके ज़रूर से उसको भी चेकआउट कीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है। शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अलंकार, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है। और पहला जो प्रश्न उपस्थित होता है कि अलंकार को हम लोग परिभाषित करें, अलंकार होता क्या है। तो दोस्तों, अलंकार जो है, अलंकार वे तत्व हैं जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं। दूसरे अर्थों में यदि सामान्य जीवन में हम लोग देखें झांक के, तो यहाँ भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर स्त्रियों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो वे अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए तरह तरह के आभूषण पहनती हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं ताकि वो आकर्षक लग सके, सुंदर लग सके। उसी प्रकार से विद्वानों ने, कवियों ने अपनी रचना की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कुछ अर्थ का प्रयोग इस तरह से किया ताकि उनकी कविता जो है प्रभावपूर्ण लग सके, प्रभावी लग सके, सुंदर लग सके। तो अलंकार को यदि हम लोग परिभाषित करें तो अलंकार वे सहायक तत्व हैं, ध्यान दीजिएगा, सहायक तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाने के काम आते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब हम देखेंगे अलंकार के प्रकार कितने हैं और फिर से इसके बाद बारी बारी से उन सब पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो पहला प्रकार जो होता है वो होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा जो है उभयालंकार। इसको पाश्चात्य अलंकार या फिर आधुनिक अलंकार भी कहते हैं, लेकिन हमें मुख्यतः जिसके बारे में पढ़ना है वो है शब्दालंकार और अर्थालंकार। और उसमें भी अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसके बाद रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, इनके बारे में ही हमें पढ़ना है। अगर इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा काम चल जाएगा, बल्कि ये कहें कि हमें कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शब्दालंकार क्या होता है, इसके बारे में ज़रा सा छोटी सी चर्चा मैं करूंगा और जानना ज़रूरी भी है। तो जहाँ पे शब्दों के द्वारा आकर्षण पैदा किया जाता है, शब्दों के द्वारा चमत्कार किया जाता है, शब्दों के द्वारा आकर्षण को बढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो है शब्दालंकार उसको हम लोग कह सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पे अर्थ के द्वारा हम लोग करिश्मा करते हैं, चमत्कार करते हैं, जो कवियों ने किया, तो उसको हम अर्थालंकार कहेंगे। और आखिरी है उभयालंकार, तो हम कह सकते हैं, उभय का मतलब होता है दोनों में समान रूप से, तो इसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि शब्दालंकार में कितने अलंकार होते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए। अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, यमक अलंकार, तीसरा श्लेष, श्लेष अलंकार। तो ये शब्दालंकार के अंतर्गत दोस्तों हम लोग को ये तीन अलंकार पढ़ने हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार।
जो अर्थालंकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पे इसको कर देता हूँ। पहला पढ़ेंगे उपमालंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा हमारा होगा वो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो कुल यही है वे 6-7 अलंकार जिनके बारे में हमें जानना है। अगर इनके बारे में हम अपनी एक समझ बना लेते हैं, इनको जान लेते हैं, तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग, और सबसे पहले देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है और इसकी पहचान हम लोग किस प्रकार से करेंगे। अनुप्रास अलंकार, दोस्तों अनु का मतलब होता है पीछे, छोटा। तो यहाँ इस सेंस में हम अनु का मतलब यही लगाएंगे कि पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने का मतलब। और इसमें प्रास का जो मतलब होता है वो होता है वर्ण, यानी एक सरल भाषा में बिल्कुल आसान रूप में यदि हम समझना चाहें तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पे क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति होगी, एक ही वर्ण बार बार आएगा। जैसे क ख ग, वर्ण का मतलब क ख ग हम जानते हैं इसको, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे वो चीज़ हमें ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा उदाहरण इसमें है, उदाहरण मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद इसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे हम लोग। देखिएगा आप लोग, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इसको स्पष्ट करते हैं दोस्तों। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ही वर्ण है, वो च है, ये बार बार आ रहा है, अतः अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार से इसमें यदि हम लोग देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, ये 4-5 बार एक ही वर्ड आ गया है, एक ही अक्षर आ गया है। और हम देखें, अगर इसको पढ़ें तो हम देख भी सकते हैं कि काफ़ी कविता जो है वो आकर्षक लग रही है इनके आने से। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। जैसे एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, मधुर 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 मुस्कान मनोहर। यहाँ भी जो ये म की आवृत्ति हो रही है, इससे कविता में सौंदर्य उपस्थित हो रहा है, इससे कविता आकर्षक लग रही है। तो हमने अभी समझा अनुप्रास अलंकार क्या होगा, एक ही वर्ड जो है, एक ही अक्षर बार बार रिपीट होगा, बार बार आएगा, आवृत्ति होगी उसकी। तो वो जो उसके कारण जो कविता की शोभा बढ़ेगी, जो रचना की शोभा, आकर्षण बढ़ेगा, वही होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला जो हमारा है वो है, अगला देखते हैं, यहाँ से करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। यमक अलंकार। दोस्तों
अनुप्रास में हमने क्या देखा कि उसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति? शब्दों की आवृत्ति होती है। और शब्दों की आवृत्ति के साथ ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये समझना ज़रूरी है, शब्दों की आवृत्ति होती है और जितनी बार भी आवृत्ति उसकी होती है उतनी बार उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जितनी बार आवृत्ति होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझने में आसान होगा। आवृत्ति के साथ अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ और उसको समझते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब इसका अर्थ स्पष्ट करें यदि हम लोग, यहाँ पे देखिए सजना शब्द जो है वो 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ बदल गया है। काफ़ी साधारण सा उदाहरण है दोस्तों। सजना है यानी श्रृंगार करना है, और यहाँ सजना का क्या मतलब हुआ? यहाँ सजना का मतलब हुआ पिया, जो अपने प्रेमी के लिए कह रही है, अपने पति के लिए कह रहे हैं। ये सजना है मुझे सजना के लिए। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, काफ़ी प्रचलित उदाहरण है और बचपन में इसको हम लोग बहुत पढ़ा करते थे। कनक कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इसी से हम लोग देख लेते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, यहाँ लिख ही देता हूँ। या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में लोगों का व्यवहार बदल जाता है। कैसे बदलता है यहाँ पे देख लीजिए। कनक और कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ पे इस कनक का, पहले कनक का ये मतलब है कि ये धतूरा है। धतूरा खाने से लोग, जैसे उनका व्यवहार असामान्य हो जाता है। नशा जब उसका चढ़ता है तो उनका व्यवहार जो है बदल जाता है। और ये इसका अर्थ जो है, इस शब्द का अर्थ जो है इस सेंस में है। लेकिन जो ये अगला कनक आया है, इसका अर्थ सोना है। जब किसी के पास बहुत ज़्यादा धन भी हो जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो यही अर्थ है। शब्द यहाँ आवृत्त हो रहा है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है और हर बार जो है इसका अर्थ बदल रहा है। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। एक उदाहरण और याद आ रहा है मुझे। काली काली घटा का घमंड घटा। बहुत साधारण सा है, सामान्य सा है। काली घटा का, घटा यानी बादल जो बदली होती है, घटाएं जो छाती है, वो उसका मतलब ये है। और ये घटा का मतलब होता है घमंड घटा। इस घटने का मतलब कम होने से है। तो जैसे काली घटा का घमंड घटा, शब्द आवृत्त हो रहा है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है और जितनी बार भी आवृत्ति हो रही है उतनी बार इसका अर्थ क्या है वो बदल रहा है। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। मैं समझता हूँ कि यमक अलंकार आप लोग समझ गए होंगे। जो अगला अलंकार हमें पढ़ना है वो है, यहीं पे कर लेते हैं, श्लेष अलंकार। दोस्तों, जो हमने अनुप्रास देखा उसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही थी
अभी यमक देखा, यमक में शब्दों की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन प्रत्येक आवृत्ति के बाद उसका अर्थ बदल रहा था। यहाँ पे क्या है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे। श्लेष का जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और मैं कहूँ कि आप लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं पढ़ रखी हैं, बस उन चीज़ों को हम लोग को दोहराना है, रिकॉल करना है, ताकि वो तरोताज़ा हो जाए। तो बने रहिए। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो इस सेंस में हम साहित्य की सेंस में देखें, रचना की सेंस में यदि इन चीज़ों को हम लोग देखें तो यही मतलब निकलता है कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। उदाहरण देखेंगे वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत, ये खूब बचपन में हम लोग इसको देखते थे। व्यभिचारी और चोर, कवि व्यभिचारी चोर। एक और उदाहरण है, रहीमन जो रहीम गति दीप की कुल कपूत, ये कपूत है, कुल कपूत की सोई, कुल कपूत की सोई, बारे उजियारो करो, बढ़े अंधेरो होए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं ये दोनों उदाहरण, और इनको हम समझेंगे तो हम पाएंगे कि श्लेष अलंकार को हम बहुत अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए ये जो दोस्तों सुबरन जो ये शब्द है, इसके कई अर्थ हैं। इस सुबरन शब्द से ही कई अर्थ जो है वो चिपके हुए हैं। सुबरन का एक अर्थ होता है सोना, दूसरा अर्थ होता है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, तीसरा अर्थ होता है सुंदर शब्द। अब एक ही शब्द से ये तीनों अर्थ जो है चिपके हुए हैं, यानी सुंदर शब्द को कवि खोजता है, सुंदर स्त्री को व्यभिचारी खोजता है, और सोने को चोर को जो है किससे मतलब होता है, उसको सोने से मतलब कीमती चीज़ से मतलब होता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो है एक ही शब्द है, लेकिन इस शब्द के अर्थ जो है वो अनेक है। दूसरा भी जो उदाहरण है काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण, काफ़ी अच्छा उदाहरण है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करो बढ़े अंधेरो होए। अब इसका क्या मतलब है देखिए, जो रहीम गति दीप की, जो गति दीप की होती है वही गति किसकी होती है, कुल कपूत। कपूत जैसा कि आप लोग जानते हैं नालायक बच्चा, जो सब जितने भी कमाया है, जो किया धरा है, आगे चल के अपने काल में उसको बर्बाद कर दे, तो उससे मतलब है। यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है, बारे, यहाँ बारे का दो अर्थ है। एक बारे का अर्थ है दोस्तों जलाना, और दूसरे बारे का अर्थ है बचपन। इसी तरह से बढ़े का भी दो अर्थ है, समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बढ़े का मतलब एक होता है बुझाना या बुझना, और
बढ़े का यहाँ पे एक और मतलब होता है बड़े होना। रहीम दास जी कहते हैं, जो रहीम गति दीप की, जो परिणाम एक दीपक का होता है, जो परिणाम एक दीपक देता है, वही एक कपूत भी देता है। जैसे दीपक को जब जलाया जाता है तो वो उजाला करता है और बुझाने पे जो है वो अंधेरा करता है। मतलब बारे मतलब उजाला करता है बारे जलाने से उसको, और जब बुझा दिया जाता है तो अंधेरा है। उसी प्रकार से जब बचपन में होता है बच्चा तो बहुत उजाला होता है, बहुत अच्छा है, लेकिन बढ़े अंधेरे हो। बढ़े का यहाँ पे दो मतलब है, ये इस बढ़े का दो मतलब है। एक बढ़े का मतलब होता है बुझना और दूसरे बढ़ने का मतलब होता है बड़े होना। यानी वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो सबके लिए दिक्कत करता है, सारी परेशानियां खड़ी करता है, यानी वो कपूत है, उसका आचरण सही नहीं है। तो यहाँ इस बारे का भी दो अर्थ हुआ और इस बढ़े का भी दो अर्थ हुआ। बारे मतलब एक जलाना हो गया और बारे का मतलब एक बचपन है। तुलना कर रहे हैं, यानी कि एक ही शब्द में काफ़ी सारे अर्थ जो है दो दो अर्थ यहाँ पे चिपके हुए हैं, अतः यह श्लेष अलंकार होगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आगे की वीडियो में जो बाकी के अलंकार बचते हैं उनको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि अलंकार क्या होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।